वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सितारा स्टडी। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके लिए मैथ्स के लेसन प्लान की वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तो समय तक पहुँचती रहें। और आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक और शेयर करने से ही हम मोटिवेट होते हैं, अर्थात हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, चलो लेसन प्लान शुरू करते हैं। तो लेसन प्लान बनाने में सबसे पहले दिनांक डालते हैं। दिनांक यहाँ पर उस दिन की डाली जाती है जिस दिन हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ विषय डाला है। विषय मैंने गणित डाला है। उपविषय मैंने रेखा गणित डाला है। उसके बाद मैंने प्रकरण डाला है। प्रकरण मैंने व्रत डाला है। कक्षा मैंने 9th डाला है। कालांश मैंने 2nd डाला है। अवधि मैंने 35 मिनट डाला है। समान उद्देश्य अगला हेडिंग आ जाता है। दोस्तों, मैं बता दूँ, समान उद्देश्य शिक्षक को ये जानने में सहायता देती है कि वह पाठ को क्यों पढ़ा रहा है। समान उद्देश्य की जो संख्या होनी चाहिए वो 4 से कम नहीं होनी चाहिए और 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें नंबर 1 आता है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। नंबर 2 छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 3 छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 4 छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान देना। अगला हेडिंग आता है हमारे विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य जो होते हैं हमारे, वो 3 से 4 तक होते हैं। 3 से कम नहीं होने चाहिए और 4 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसमें नंबर 1 आ जाता है ज्ञानात्मक स्तर। छात्रवृत्त को पहचानने में समर्थ, छात्रवृत्त का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 हमारा जाता है बोधात्मक स्तर। छात्रवृत्त को वर्गीकृत कर सकेंगे, छात्रवृत्त की व्याख्या कर सकेंगे। अगला हमारा आता है प्रयोगात्मक स्तर। छात्रवृत्त को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्रवृत्त को संश्लेषित कर सकेंगे। अगला हमारा हेडिंग आ जाता है पूर्व ज्ञान। छात्रवृत्त के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला हमारा हेडिंग आ जाता है प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं हमारे 4 से 5 तक होते हैं। 4 से कम नहीं होने चाहिए और 5 से अधिक नहीं होने चाहिए। दोस्तों, मैंने एक तरफ लिखा है छात्र अध्यापक क्रियाएं और एक तरफ लिखा है मैंने छात्र क्रियाएं। अगर आप अध्यापक हैं तो आप छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। अगर आप अध्यापिका हैं तो आप छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगी। अब ये छात्र अध्यापिका, इसमें क्वेश्चन करेंगे छात्रों से और छात्र इनके उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पंखे में कितनी पंखुड़ी होती हैं, तो छात्र उत्तर देंगे 3 या 4। अगला क्वेश्चन करती हैं बिजली का पंखा चलाने के लिए हम क्या दबाते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे बिजली का बटन दबाते हैं। अगला क्वेश्चन करती हैं बटन दबाने पर जब पंखा चल जाता है तो उस समय वो कौन सी अवस्था में होता है, तो छात्र उत्तर देंगे गति की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे जब पंखा चलता है तो पंखे की पंखुड़ियाँ गोल गोल घूमने लगती हैं। ये गोल गोल घूमती हुई पंखुड़ियाँ गणित की भाषा में अपने चारों ओर क्या बना लेती हैं, तो छात्र उस पर निरुत्तर हो जाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे या फिर अस्पष्ट उत्तर देंगे। अगला हेडिंग आ जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में शिक्षिका छात्रों से कहेंगी छात्रों आज हम व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगला हमारा हेडिंग आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सहायक सामग्री हमारे मॉडल चार्ट, चित्र आदि आते हैं। चौक डस्टर हमारे सहायक सामग्री में नहीं आते। अगला हेडिंग हमारा आ जाता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में कई सारे कॉलम बनते हैं, जैसे मैंने बनाए हैं शिक्षण बिंदु, उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहार, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षक सहायक सामग्री औपचारिक विधि, मूल्यांकन कार्य, शामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु हमारा आ जाता है व्रत। छात्र इसमें उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे, छात्र व्रत के विषय में जानेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण होगा। स्पष्टीकरण में लिखा है किसी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर व्रत कहलाता है, अर्थात एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक व्रत कहलाता है। स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं तथा व्रत के केंद्र से व्रत पर स्थित प्रत्येक बिंदु तक की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। किसी भी वक्र के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्रत की जीवा कहते हैं। वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है व्रत का व्यास कहलाती है। यह व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है व्रत का व्यास कहलाती है। छात्र क्रियाएं में हम लिखेंगे स्पष्टीकरण के ठीक सामने छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री में हम लिखेंगे औपचारिक विधि में व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। मूल्यांकन कार्य दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब एक शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण कंप्लीट हो जाता है उसके तुरंत बाद मूल्यांकन कार्य लिखा जाता है। तो मूल्यांकन कार्य यहाँ पे शिक्षिका क्वेश्चन में लिखा है शिक्षिका ने कि व्रत को परिभाषित कीजिए। शामपट्ट कार्य में देखिए, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना रखा है यहाँ और ओ से होती हुई एक रेखा खींची गई है और ये जो ओ जो है वो उसका केंद्र है और ओ से व्रत पर जहाँ ये लाइन टच कर रही है वहाँ तक की दूरी आर है
और कंप्लीट दोनों सिरों के बीच की दूरी डी है, जिसे हम व्रत का व्यास कहते हैं। तो यहाँ व्रत की त्रिज्या बराबर आर है, व्रत का व्यास बराबर डी है। अब हमारे आ जाते हैं दोस्तों विकासात्मक प्रश्न, जो शिक्षिका छात्रों से करेंगे। तो नंबर 1 आ जाता है वह दीवार जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है, उसे व्रत का क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे कि इसे व्रत का व्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन शिक्षिका कहेंगी कि व्रत का व्यास बिंदु, व्रत का मध्य बिंदु व्रत का क्या कहलाता है? तो छात्र उत्तर देंगे व्रत का केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे व्रत का चाप किसे कहते हैं तथा व्रत की परिधि किसे कहते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा, मतलब कि या तो वे छात्र मौन हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में जो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि होगी, क्योंकि इसमें अध्यापिका छात्रों से क्वेश्चन करेंगी, इसलिए इसे प्रश्नोत्तर विधि कहेंगे। अगला हमारा जो शिक्षण बिंदु आ जाता है वो है व्रत का चाप एवं व्रत की परिधि। तो उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार में हम इसमें लिखेंगे छात्र व्रत का चाप एवं परिधि के विषय में जानेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण करेंगे और छात्र क्रिया में स्पष्टीकरण के ठीक सामने लिखेंगे। इस पर छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। मूल्यांकन कार्य में अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हमारा स्पष्टीकरण एक खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद हमारा मूल्यांकन कार्य लिखा जाता है। अब आ जाते हैं श्यामपट्ट कार्य में। श्यामपट्ट कार्य में लिखा है 2 बिंदुओं के बीच के व्रत के भाग को व्रत का चाप कहते हैं। अब हम स्पष्टीकरण पर लौट आते हैं। स्पष्टीकरण में हमारा हेडिंग डलेगा व्रत का चाप। इसमें लिखा जाएगा 2 बिंदुओं के बीच के व्रत के भाग को व्रत का चाप कहते हैं। चाप 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है दीर्घ चाप। दीर्घ चाप में हम लिखेंगे व्रत के बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। नंबर 2 आता है हमारा लघु चाप। व्रत के छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। नंबर 3 आता है हमारा अर्धव्रत चाप। जब व्रत के दोनों चाप बराबर होते हैं तो व्रत के दोनों चाप अर्धव्रत चाप कहलाते हैं। इसमें छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। अब इसमें हम इसी में स्पष्टीकरण में व्रत की परिधि पे आ जाते हैं। व्रत की परिधि में हम लिखेंगे संपूर्ण व्रत की लंबाई को व्रत की परिधि कहते हैं। यदि व्रत की त्रिज्या बराबर r तो व्रत की परिधि बराबर 2πr, जहाँ पाई का मान 22/7 होता है। अब देखिए यहाँ पे एक स्पष्टीकरण कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमारा शिक्षण बिंदु जो था दूसरा वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें मूल्यांकन कार्य में शिक्षिका क्वेश्चन करेंगी कि व्रत की परिधि का सूत्र बताइए। अब इसके बाद हमारा आता है विकासात्मक प्रश्न, जो शिक्षिका छात्रों से करेंगी। नंबर 1 क्वेश्चन करती हैं वो व्रत की परिधि ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे 2πr। नंबर 2 क्वेश्चन करेंगे जब व्रत के दोनों चाप बराबर होते हैं तो व्रत के दोनों चाप क्या कहलाते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे अर्धव्रत चाप कहलाते हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी, क्योंकि इसमें शिक्षिका छात्रों से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है व्रतखंड तथा त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? तो इसमें छात्र क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब हम अगले शिक्षा बिंदु पर जाते हैं व्रतखंड तथा त्रिज्याखंड। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार में हम लिखेंगे छात्र आज हम व्रतखंड तथा त्रिज्याखंड के विषय में जानेंगे। स्पष्टीकरण में नंबर 1 हमारा हेडिंग रहता है व्रतखंड। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को व्रतखंड कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ व्रतखंड तथा त्रिज्या व्रतखंड। जैसे कि चित्र में दिखाया गया आप देख रहे हैं, इसमें PQ की लाइन खींच दी गई है तो व्रत के 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। इसे व्रत की हम जीवा भी कहते हैं। तो जो छोटा भाग आप देख रहे हैं कि नीचे वाला भाग छोटा है तो इसे हम लघु व्रतखंड कहेंगे, और ऊपर वाला बड़ा है इसे हम दीर्घ व्रतखंड कहेंगे। अगला आ जाता है हमारा त्रिज्या व्रतखंड। त्रिज्या व्रतखंड में हम लिखेंगे केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं तथा चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। अब यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, 2 बिंदुओं से O को मिला दिया गया है तिरछा। तो जो छोटा वाला भाग है वो लघु त्रिज्याखंड और जो बड़ा वाला भाग है वो दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। इसमें वही लिखेंगे छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में भी हम वही लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। अब इसमें आ जाती है हमारे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य। यहाँ पर देखिए छात्र दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्र रह गया है लिखने से, तो यहाँ पे आप क्षेत्र लिख लीजिएगा कि मध्य क्षेत्र को व्रतखंड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे चित्र बनाया गया है, एक लाइन खींच दी गई है जो ऊपर वाला हिस्सा जिसका बड़ा हो रहा है और नीचे वाला का भाग जो है वो छोटा है। तो छोटा भाग जो होगा वो लघु होगा और जो बड़ा भाग होगा वो दीर्घ होगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप जब से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं
हम वीडियो डालने के लिए मोटिवेट होते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।